महाराष्ट्र की सियासत में 16 जनवरी का दिन इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया है। नगर निगम के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी और उसके महायुति गठबंधन की ऐतिहासिक जीत ने राज्य की राजनीति का परिदृश्य पूरी तरह बदल दिया है। मुंबई की बीएमसी से लेकर पुणे और नागपुर की सड़कों तक भगवा लहरा रहा है। बीजेपी गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कई प्रमुख शहरों में जीत हासिल की है। ये जीत एक नाथ शिंदे और बीजेपी गठबंधन की रणनीति का नतीजा है, जबकि ठाकरे ब्रदर्स के एक साथ आने के बावजूद शिवसेना यूबीटी अपना आखिरी किला नहीं बचा सकी। वहीं पुणे में भी बीजेपी विजयी रही है, जहां उसने शरद पवार और अजित पवार की जोड़ी को सियासी मात दी है। वहीं महाराष्ट्र के नगर निगम के नतीजों ने विरासत में मिली सियासत को संभाल रहे नेताओं को बड़ा सबक दिया है। ये नतीजे ये बताने के लिए काफी हैं कि अब परिवार का प्रभाव और भावनात्मक राजनीति नहीं चलेगी। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश सावधान सियासी परिवार। जी हां, सियासी परिवारों को अब सावधान रहने की जरूरत है। दरअसल निकाय चुनाव के नतीजों ने महाराष्ट्र की राजनीति की दशा और दिशा पूरी तरह बदल दी है। बीएमसी में बीजेपी और शिंदे की महायुति ने बहुमत का जादुई आंकड़ा पार कर लिया। पिछले 3 दशकों से बीएमसी की सत्ता पर काबिज ठाकरे परिवार का वर्चस्व अब खत्म हो गया है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की जोड़ी भी बीजेपी लहर को रोकने में नाकामयाब रही है। बीजेपी मुंबई में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। सीएम देवेंद्र फडणवीस की राजनीति ने विपक्षी गठबंधन के हर दांव को बुरी तरह फेल कर दिया है। वहीं पवार परिवार भी पस्त नजर आ रहा है। ये जीत न केवल मुंबई बल्कि पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी के बढ़ते दबदबे का स्पष्ट संकेत है। मुंबई ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के 29 नगर निगम में से 23 में बीजेपी गठबंधन अपना कब्जा जमाने में कामयाब रही। पिछले 30 सालों से बीएमसी पर शिवसेना का एक छत्र राज रहा, लेकिन इस बार मुंबई करों ने बदलाव के पक्ष में वोट दिया है। हालांकि 20 साल के बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे आपसी गिला शिकवा भुलाकर एक साथ नगर निगम चुनाव लड़ने का फैसला उन्होंने किया, ताकि सियासी वर्चस्व को बनाए रखा जा सके। इसके बावजूद वो अपना गढ़ तक बचा नहीं पाए और ना ही उनका मराठी अस्मिता का मुद्दा काम कर पाया। दरअसल ठाकरे ब्रदर्स ने आक्रामक तरीके से मराठी मानुष का मुद्दा उठाया, मराठी भाषा और मराठी पहचान की राजनीति को भुनाने की पूरी कोशिश की। दोनों भाइयों ने कॉमन ग्राउंड पर भी काफी मशक्कत की, लेकिन बीजेपी और शिंदे की जोड़ी के सामने टिक नहीं सके। मुंबई की जनता ने अब नए नेतृत्व पर अपना भरोसा जताया है। कुल मिलाकर ठाकरे ब्रदर्स महाराष्ट्र निकाय चुनाव में पूरी तरह फेल रहे हैं। ना ही मुंबई, ना ही ठाणे, ना ही पुणे नासिक में कोई कहीं करिश्मा दिखा नहीं पाया। लंबे समय तक बाला साहेब ठाकरे की विरासत को लेकर दोनों भाई अलग राह पर रहे, लेकिन पार्टी टूटने, शिवसेना नाम और चिन्ह जाने के बाद उद्धव के लिए भावनात्मक सहारा और राजनीतिक मजबूती के लिए दोनों साथ में आए। ठाकरे ब्रदर्स का राजनीतिक मिलन राज्य की सबसे बड़ी हेडलाइन बनी, जिसके चलते उनके समर्थकों को ये उम्मीद जगी कि ठाकरे ब्रांड की मुंबई की राजनीति में वापसी होगी। ठाकरे ब्रदर्स की जोड़ी बीजेपी शिवसेना गुट को बीएमसी चुनाव में कड़ी चुनौती देगा, लेकिन चुनाव नतीजों ने साफ कर दिया कि ठाकरे बंधुओं की जोड़ी जनता को भरोसे में नहीं ले सकी। यानी ये प्रयोग राजनीतिक तौर पर असफल रहा। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के भाषण मंच से तो गूंजे, लेकिन मतदान केंद्रों तक असर नहीं छोड़ सके। ठाकरे ब्रदर्स को भावनात्मक अपील के साथ साथ मशीनरी और वार्ड के बूथ स्तर पर मैनेजमेंट पर जोर देना चाहिए था। इस मोर्चे पर वो शायद पीछे रह गए। राज ठाकरे की राजनीतिक लंबे समय तक मराठी अस्मिता, भाषा विवाद और सांस्कृतिक मुद्दों पर केंद्रित रही है। उद्धव ठाकरे पिछले कुछ सालों में खुद को मध्यमार्गी और विकासवादी नेता के तौर पर पेश कर रहे थे। राज ठाकरे के ये मुद्दे बड़े चुनावों में भी अपनी साख तो खो ही चुके हैं। फिर बीएमसी के चुनाव में तो असली मुद्दे पानी, सड़क, अस्पताल, स्कूल, ट्रैफिक, ड्रेनेज, बिजली, मुंबई की रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याएं होती हैं। वहीं बीजेपी ने अपने सोशल इंजीनियरिंग और शिंदे के साथ सियासी केमिस्ट्री को बनाए रखा। भावनात्मक राजनीति काम नहीं करती, बल्कि लोग आपके परफॉर्मेंस और भरोसेमंद नेतृत्व की उम्मीद में वोट डालते हैं। बीजेपी और शिंदे गुट ने इन्हीं मुद्दों पर फोकस किया।
ठाकरे गठबंधन ने भी इस मुद्दे पर बात की, पर उनका नैरेटिव ज्यादा पहचान और भावनाओं के आसपास घूमता रहा। वो बार बार ये कह रहे थे कि मराठी अस्मिता की लड़ाई है ये चुनाव, ये उनके लिए आखिरी चुनाव है। इस बार चूके तो मुंबई के साथ उनका अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। लेकिन ठाकरे बंधुओं के दाम को बीजेपी और शिंदे ने मराठी अस्मिता पर केंद्रित नहीं रहने दिया, जिसके चलते उनकी सारी कोशिश फेल रही। महाराष्ट्र के निगम चुनाव के बीच उद्धव और राज ठाकरे से एक साथ जब वो आए तो पवार परिवार भी एकजुट हुआ। शरद पवार ने अपने भतीजे अजीत पवार के साथ गठबंधन कर पुणे और पिंपरी चिंचवड़ पर नगर निगम का चुनाव साथ में लड़े। ये दोनों ही इलाके एनसीपी के मजबूत गढ़ हुआ करते थे। इसके बाद भी एक भी महानगर पालिका पर विजय हासिल नहीं कर पाए। पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में पवार परिवार ने पूरी ताकत झोंक दी थी। सुप्रिया सुले और अजीत पवार एक मंच पर एक साथ आए। शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार ने भी पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में खूब प्रचार किया, लेकिन चुनाव नतीजों में दोनों स्थानों पर बीजेपी सत्ता हासिल करने में सफल रही। पुणे में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, तो वहीं दूसरी तरफ एनसीपी का प्रदर्शन काफी कमजोर रहा। बीजेपी की मजबूत घेराबंदी को दादा अजीत पवार तोड़ नहीं पाए। पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कमांडर के तौर पर केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कमान संभाली थी। मोहोल से अजीत पवार का टकराव भी सामने आया था। अजीत पवार की पुणे में करारी शिकस्त इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि वहां के प्रभारी मंत्री हैं वो। एनसीपी के दोनों धड़ों में गठबंधन के बाद चर्चा छिड़ गई थी कि क्या आगे दोनों पार्टियां एक साथ हो पाएंगी, लेकिन नतीजों ने अजीत पवार को ही नहीं बल्कि शरद पवार को भी बड़ा शॉक दे दिया है। पुणे में भाजपा ने 96 सीटें जीती, जबकि एनसीपी को 20 सीट और एनसीपी एसपी को सिर्फ 3 सीट ही मिल सकी। वहीं पिंपरी चिंचवड़ में बीजेपी ने 84 सीट जीती, जबकि एनसीपी दूसरे स्थान पर रही और उसे 37 सीटें ही उनके खाते में आ पाई। शरद पवार की पार्टी का तो खाता तक नहीं खुल सका। दरअसल बीजेपी की मजबूत व्यूह रचना को अजीत पवार नहीं तोड़ पाए। पश्चिम महाराष्ट्र के इस क्षेत्र में पवार परिवार का गढ़ बारामती है, जिसका सर्वाधिक प्रभाव पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में ही माना जाता है। एनसीपी पहले दोनों जगह सत्ता में रह चुकी है, लेकिन बीजेपी के सामने पस्त हो गई। वहीं विधानसभा चुनाव और निकाय चुनाव के बाद ठाकरे ब्रदर्स के लिए मुंबई समेत 29 महानगर पालिका का चुनाव बेहद अहम था। खासकर उद्धव ठाकरे पर बीएमसी चुनाव में 25 साल पुराना दबदबा बनाए रखने का पूरा दारोमदार था, लेकिन बीजेपी के आगे उद्धव का पूरा किला ढह गया। इस तरह पवार परिवार के सामने अपने सियासी दुर्ग पुणे और पिंपरी चिंचवड़ नगर पालिका का सियासी वर्चस्व को कायम रखने का दारोमदार था, लेकिन बीजेपी ने उसे भी ध्वस्त कर वहां भी अपना कब्जा जमा लिया। ठाकरे ब्रदर्स और पवार परिवार की महाराष्ट्र में हार देश के सियासी परिवारों के लिए एक सबक है। बिहार चुनाव में पहले ही लालू यादव की विरासत संभाल रहे तेजस्वी यादव बीजेपी के हाथों मात खा चुके हैं, लेकिन ये सबक अखिलेश यादव से लेकर एमके स्टालिन और अभिषेक बनर्जी के लिए किसी बड़े सबक से कम नहीं है। इन चुनावों ने बता दिया है कि विरासत की सियासत और भावनात्मक राजनीति के जरिए लंबी सियासी पारी नहीं खेली जा सकती और बीजेपी से मुकाबला करना आसान नहीं है। करीब 8 साल तक कांग्रेस मुक्त भारत अभियान चलाने के बाद बीजेपी ने अपने सियासी रणनीति में बदलाव किया है। क्षेत्रीय दलों के सियासी किले को ध्वस्त करने की रणनीति बनाई, जिनकी कमान ऐसे नेताओं के हाथों में है जिन्हें राजनीति विरासत में मिली है। एक बात तो स्वीकार करनी पड़ेगी कि परिवारवाद के खिलाफ देश में माहौल बन गया है। बीजेपी जिस तरह से परिवारवाद को मुख्य राजनीतिक विमर्श के रूप में स्थापित करने में कामयाब रही है, उसके चलते विरासत में सियासत संभालने वाले नेताओं के लिए सियासी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि परिवारवादी पार्टियों के नेताओं का रवैया और रहन सहन दूसरी पीढ़ी आते आते लोगों को खटकने लगता है। बात इतनी ही होती तो शायद गनीमत रहती, लेकिन मामला उससे आगे चला गया है। दरअसल पीएम मोदी और बीजेपी भी परिवारवाद के खिलाफ मुखर है। मोदी की परिवारवाद विरोधी मुहिम में कई और मुद्दे समाहित हैं। ऐसे में राजनीतिक परिवार भावनात्मक मुद्दे के दम पर सियासी जो गाड़ी है वो लंबा नहीं खींच सकते। बीजेपी ने महाराष्ट्र में 2 परिवारवादी पार्टियों को पटकनी देने में सफलता हासिल कर ली है।
महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी दोनों को गहरा राजनीतिक आघात लगा है। इनके लिए इससे संभलना बहुत कठिन है, खासतौर से उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के लिए। ऐसे ही पवार परिवार का पस्त होना बड़ा सियासी संदेश है। अब बीजेपी का अगला टारगेट पश्चिम बंगाल है, जहां ममता बनर्जी के सियासी वारिस के तौर पर अभिषेक बनर्जी उभर रहे हैं। बीजेपी के निशाने पर अभिषेक बनर्जी और उन्हें केंद्रित कर बंगाल को फतेह करने की रणनीति बना रही है। बीजेपी उत्तर प्रदेश में पहले ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव को निशाने पर ले रही है, जिन्हें अपने पिता मुलायम सिंह यादव से विरासत में सियासत मिली है। 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव सीएम रहे, लेकिन उसके बाद से सत्ता में वापसी नहीं कर सके हैं। 2024 चुनाव में जरूर बीजेपी को मात देने में सफल रहे, लेकिन उनका असल इम्तिहान 2027 में है। अखिलेश यादव अगर पिता के नाम पर चुनाव लड़ते रहे तो फिर बीजेपी से मुकाबला करना बेहद मुश्किल होगा। वहीं बसपा में मायावती के सियासी वारिस के तौर पर भतीजे आकाश आनंद भी उभरे हैं। मायावती जिस तरह से आकाश आनंद को बढ़ाने में जुटी हैं, उसे लेकर पार्टी में एक गुट खुश नहीं है। ऐसे में मायावती के नाम पर बसपा को सियासी ऊंचाई तक ले जाना आसान नहीं रह गया है, क्योंकि पार्टी का सियासी जनाधार खिसक चुका है और दलित समुदाय बसपा से बाहर सियासी राह तलाश रहा है। तो कुल मिलाकर परिवारवाद से जनता का मोह भंग हो रहा है, जनता अब तंग आ चुकी है। दरअसल अब लोगों को लगने लगा है कि जिन्हें विरासत में कुर्सी मिली हो, वो जनता का दुख दर्द व स्थानीय मुद्दों को कैसे समझेंगे। एसी में बैठकर जनता की समस्याओं को नहीं समझा जा सकता, ना ही वहां से उनका निदान निकाला जा सकता है। इसके लिए जनता के बीच रहना ही होगा। जनता की नब्ज के लिहाज से अपनी राजनीतिक लकीर खींचनी होगी, उसके बाद ही बीजेपी से मुकाबला कर सकते हैं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। खबरें इन 24 न्यूज पर लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इन 24 न्यूज। नमस्कार।